हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शोभन आपके साथ और आप देख रहे थे सिविल बॉय। आज हम बात करेंगे फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट की सेकेंड प्रोसीड्योर यानी कि ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईएस कोड देख लेते हैं। यहाँ पर आईएस 4031 पार्ट 2 1996 ये वाला कोड में हमको इस टेस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अब ये टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइननेस और सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ सीमेंट, मतलब कि सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस निकालने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल की बात करें तो फाइननेस ऑफ सीमेंट मेजर्ड एज स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस क्या है कि 1 kg सीमेंट के अंदर जितना भी पार्टिकल्स होगा, सीमेंट पार्टिकल्स, उन सभी का जो सरफेस एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, वो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग स्पेसिफिक सरफेस बोलेंगे। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सीमेंट उतना ही ज़्यादा फाइनर कहलाएगा और सीमेंट उतना अच्छा होगा। तो चलिए अब एपैरेटस की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पहला एपैरेटस है ब्लेंस एयर परमेबल एपैरेटस, जिसके बारे में हम लोग IS 5516 में जानकारी मिलेगा। उसके बाद वेइंग बैलेंस, जिसका रेंज होगा 3 ग्राम का और एक्यूरेसी होगा 1 मिलीग्राम का। फिर रहेगा टाइमर, जिसका रेंज है 30 मिनट का और एक्यूरेसी होगा 0.2 सेकेंड का। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री C इसके अंदर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 65% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोसीड्यूर की बात करें तो यहाँ पर 4 अलग अलग स्टेप्स है, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ बेड वॉल्यूम, डिटर्मिनेशन ऑफ एपरेटर कंस्टेंट, फिर लास्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस। ये 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमको पूरा टेस्ट कंप्लीट करना है। जहाँ पे पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। इसके बारे में IS 4031 पार्ट 11 1988 में जानकारी मिलेगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हम लोग पहले से जानते हैं और ये टेस्ट की मदद से हम लोग इसी के वैल्यू को निकालेंगे। चलिए अब एपैरेटस की बात करें तो पहले लास्ट एटलियर फ्लास्क, उसके बाद वेइंग बैलेंस, फिर वाटर बाथ, फिर केरोसिन ऑयल, यहाँ पर नैप्था जो कि कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, उसके बाद सीमेंट सैंपल, फिर ग्लास निपल। ये सब चीज़ को ज़रूरत हमको इस टेस्ट के लिए पड़ेगा। चलिए अब प्रोसीड्यूर की बात करते हैं, जहाँ पे लास्ट एटलियर फ्लास्क को पहले कम्प्लीटली ड्राई करना होगा। उसके बाद उसके अंदर केरोसिन ऑयल या फिर नैप्था को हमको फील करना होगा। ऐसे करना होगा कि ये जो इसका जो लेवल है ये 0 से लेकर 1 ml के बीच में रहे। फ्लास्क के ऊपर मार्किंग दिया हुआ रहता है तो उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्लास्क का जो अंदर वाला पोर्शन है और लिक्विड लेवल का ऊपर का जो पोर्शन है उसको कम्प्लीटली ड्राई करेंगे। फिर पूरा जो फ्लास्क है उसको हम लोग कंस्टेंट टेम्परेचर वाला वाटर बाथ में रख देंगे, जिसका टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर के बराबर, और सफिशिएंट टाइम तक हमको उसको रखना होगा, मतलब 24 to 48 आवर्स रखना होगा। उसके बाद केरोसिन का जो लेवल है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और इसको इनिशियल रीडिंग के तौर पर नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग 60 ग्राम सीमेंट फ्लास्क के अंदर डालेंगे और ऐसे डालेंगे कि केरोसिन का जो लेवल है वो 22 ml मार्क तक पहुंच जाए। ठीक है, 22 ml मार्क तक केरोसिन लेवल पहुंचना चाहिए। और ये जो हम लोग काम करेंगे इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा, जैसे कि स्प्लैशिंग जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीमेंट को ऐसे अंदर डालना है कि ताकि सीमेंट फ्लास्क का जो अंदर वाला पोर्शन है उसको टच ना करे। लिक्विड लेवल के ऊपर वाला पोर्शन में सीमेंट नहीं रहना चाहिए, सीमेंट पार्टिकल्स नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगले पोर्शन में हम लोग एक ग्लास निपल को फ्लास्क के अंदर डालेंगे और उसको सही से रोल करेंगे इंक्लाइन करके, ताकि सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर जो एयर बबल्स है वो निकल के लिक्विड सरफेस में आ जाए और सीमेंट पार्टिकल्स बिल्कुल एयर बबल्स फ्री हो जाए। तो इसके लिए हमको ग्लास निपल की मदद से रोल करना होता है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग फ्लास्क को अगेन एक कंस्टेंट टेम्परेचर वाला वाटर बाथ में रख देंगे। उसके बाद न्यू जो लिक्विड लेवल होगा उसको हम लोग फाइनल रीडिंग के तौर पर मेज़र कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। और ऊपर वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक बार और दोहराएंगे, और अगर फाइनल रीडिंग का वैल्यू 0.03 से ज़्यादा डिफ़र करता है तो हम लोग को ये पूरा टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो टेस्ट दोबारा करेंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका डेंसिटी जो है वो मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे और ग्राम पर सीसी इसका यूनिट होगा।
तो चलिए पहला प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड प्रोसीड्यूर है डिटर्मिनेशन ऑफ बेड वॉल्यूम। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। जब इसका प्रोसीड्यूर की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा मिनरल ऑयल हमको सेल का इंटीरियर पार्ट में अप्लाई करना होगा। उसके बाद सेल का जो लेज पोर्शन है उसमें हमको एक डिस्क रखना है और उसके ऊपर हमको 2 फिल्टर पेपर रख देना है। उसके बाद हम लोग जो सेल है उसको मार्कर से फिल करेंगे और ऊपर वाला पोर्शन को ग्लास प्लेट से लेवल कर देंगे ताकि मेजरिंग करने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मार्करी को फिर से हम लोग सेल से रिमूव करेंगे और वेट कर देंगे, जिसका वेट होगा M1 और उसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। फिर अगले स्टेप में 2 फिल्टर पेपर के अंदर जो ऊपर वाला फिल्टर पेपर था उसको हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद 2.8 ग्राम का एक सीमेंट क्वांटिटी हम लोग मेज़र करेंगे, फिर उसको सेल के अंदर डाल देंगे। फिर वो उसको हम कंप्रेस करेंगे और एक सीमेंट बेड तैयार करेंगे जो पहला वाला फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर। उसके बाद सीमेंट बेड के ऊपर एक और नया फ़िल्टर पेपर हम लोग डाल देंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि सीमेंट को कंप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि सीमेंट को कंप्रेस नहीं करेंगे तो इसके अंदर एयर बबल्स रह जाएंगे, तो सीमेंट बेड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग रिमेनिंग जो स्पेस है सेल के ऊपर उसको मार्कर से दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद उसे ग्लास प्लेट की मदद से लेवल करेंगे, फिर दोबारा उसको सेल से रिमूव करके उसको वेट करेंगे। और यहाँ पर हमने इसको M2 से डोनेट किया है तो इसको हमको रिकॉर्ड करना होगा। फिर ये जो ऊपर का जो 5 स्टेप है इसको हम लोग दोबारा एक बार और परफॉर्म करेंगे और दोनों का एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और दोनों टेस्ट का जो मार्जिन है वो 0.005 cc से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। अब कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर M1 माइनस M2 डिवाइड बाई D, इसके मदद से हम लोग बेड वॉल्यूम निकालेंगे, जहाँ पे M1 का वैल्यू M2 से ज़्यादा है, क्योंकि M1 जब मेज़र किया गया था उस टाइम सेल में सिर्फ मार्कर ही था, लेकिन M2 जब मेज़र किया गया था उस टाइम सेल में मार्कर के साथ साथ 2.8 ग्राम का एक सीमेंट बेड भी था। तो इसलिए मार्कर का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर M1 माइनस M2 किया गया है। और यहाँ पर D है डेंसिटी ऑफ मार्करी, जो कि है 13.54 ग्राम पर cc। अब थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ एपरेटस कंस्टेंट। तो इसका प्रोसीड्यूर की बात करें तो सबसे पहले हमको एक सर्टेन अमाउंट का सीमेंट लेना होगा जिसका पोरोसिटी E इज इक्वल टू 0.5 होना। अब कितने अमाउंट का सीमेंट लेना है उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है, जैसे कि W इज इक्वल टू 1 माइनस E रो इंटू वॉल्यूम। तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग कितने अमाउंट का हम लोग सीमेंट लेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। उसके बाद फिर अगले स्टेप में सेल के बॉटम में जो लेज है उसके ऊपर एक परफोरेटेड डिश रख देंगे, फिर उसके ऊपर एक नया फिल्टर पेपर हम लोग प्लेस करेंगे। उसके बाद जो सीमेंट हम लोग टेस्टिंग करने के लिए मेज़र किए थे, मतलब जिसका पोरोसिटी 0.5 है, तो उस सीमेंट को जिसको हम लोग इस फार्मूला से निकाले थे उसको हम लोग सेल के अंदर डाल देंगे। फिर उस सीमेंट को हम लोग लेबल करेंगे पहले। उसके बाद एक दूसरा नया फिल्टर पेपर उस सीमेंट के ऊपर हम लोग रख देंगे। उसके बाद उस सीमेंट को हम लोग प्लांजर के मदद से कंप्रेस करेंगे और तब तक करेंगे जब तक प्लांजर सेल का जो टॉप पोर्शन है उसको टच ना करे। उसके बाद धीरे से प्लांजर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे एक सर्टेन हाइट तक। उसके बाद इसको 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे, फिर अगेन इसको कंप्रेस करेंगे, सीमेंट बेड को अगेन कंप्रेस करेंगे और उसके बाद स्लोली इसको विथड्रॉ करेंगे। फिर अगले स्टेप में हम लोग परमिएबिलिटी सेल को मैनोमीटर ट्यूब से अटैच करेंगे ताकि एयर टाइट कनेक्शन बना पाए। उसके बाद स्लोली अंदर का जो हवा है, एयर है, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे और तब तक करेंगे जब तक जो लिक्विड लेवल है वो टॉप तक पहुंच ना जाए। उसके बाद हम लोग जो वाल्व है उसको सही से क्लोज कर देंगे ताकि एयर टाइट कंडीशन बना हुआ रहे। उसके बाद अगले स्टेप में मेनिनकास का बॉटम वाला पोर्शन जब टॉप मार्क तक पहुंचेगा उस टाइम हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद मेनिनकास जब बॉटम मार्क पे पहुंचेगा उस टाइम हम लोग टाइमर को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद ये जो टाइम इंटरवल है इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और पूरा टेस्ट के दौरान टेम्परेचर को हमको फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है। फिर अगले स्टेप में हम लोग जितने भी स्टेप्स अभी तक परफॉर्म किए उसको 2 बार और परफॉर्म करना पड़ेगा और सैंपल सेम ही रहेगा, सैंपल चेंज नहीं होगा।
और कैलकुलेशन पोर्शन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 बार जो हम लोग टेस्ट किए उसका एवरेज हमको लेना होगा। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है, जैसे कि k = 1.414 S0 ρ0 √0.1 η0 / √T0। इस फार्मूला को हमको याद रखना है, जहाँ पर k = apparatus constant, S0 = स्पेसिफिक सरफेस ऑफ रेफरेंस सीमेंट, फिर ρ0 = डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सीमेंट, T0 यहाँ पर एवरेज ऑफ 3 मेजर टाइम, और η0 = एयर विस्कोसिटी एट एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस, जहाँ पर प्रोसीड्यूर है बिल्कुल सेम, मतलब पिछले वाला जो टेस्ट हम लोग किए थे उसमें 1 से लेकर 7 स्टेप तक हम लोग को फॉलो करना है, सेम टू सेम यह फॉलो करना है। लेकिन इस बार जिसमें सीमेंट का फाइननेस निकालना होगा उस सीमेंट को एज ए सैंपल हम लोग लेंगे इस बार। और कैलकुलेशन की बात करें यहाँ पर S = 521.08 K √T / ρ, और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इस फार्मूला के मदद से हम लोग फाइननेस निकालेंगे, जहाँ पर S = स्पेसिफिक सरफेस एरिया, K = एपरेटस कंस्टेंट जो हम लोग पहले निकाले थे, उसके बाद ρ = डेंसिटी ऑफ सीमेंट, और T = टाइम। तो ये यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस है, जहाँ पर टाइप्स ऑफ सीमेंट, फिर फाइननेस वैल्यू और आईएस रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सीमेंट की फाइननेस निकालने की पूरा प्रोसीड्यूर। मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप जब से लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे सिविल रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज नहीं मिलता है वीडियो में। जय हिंद।